हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, बैटरी के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है, सेल जो होगा वो दो टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है उसका रियल सेल और एक होता है आइडियल सेल। ठीक है, तो ये रियल सेल क्या होता है और आइडियल सेल क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो आइडियल सेल वैसा सेल होता है, आइडियल सेल जो होता है उसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, जबकि रियल सेल के पास, जो हम लोग यूज़ करते हैं सेल, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कहाँ से बनता है या कहाँ से होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने ये साइन का यूज़ किया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक्चुअली ये वोल्टेज ही है जो कि जब बैटरी किसी भी सर्किट में अटैच नहीं होता है तो बैटरी का अपना वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसको ईएमएफ से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो होता है, तो it is the device which can continuously supply energy to flow current in the electrical circuit is called EMF. ओके, अब सपोज बैटरी के केस डीसी सर्किट की बात करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। तो बैटरी क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो एनर्जी है ना, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करता है थ्रू आउट द सर्किट। ओके, तो कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसी के लिए बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरीज में ईएमएफ डिफाइन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर कोई जनरेटर है तो जनरेटर भी क्या करता है, एक जनरेटर को अगर हम लोग चलाते हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। बैटरी के केस में जो होता है वो केमिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी जब बनता है वो केमिकल से बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से बनते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी से क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, और जनरेटर का काम क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इस दोनों केस में हम लोग दोनों के केस में ईएमएफ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और ईएमएफ का काम क्या है। ठीक है, तो जनरली जैसे कि हमने अभी पहले बोला कि ईएमएफ जो हम लोग काउंट करते हैं बैटरी के केस में, वो ओपन सर्किट बैटरी के लिए, यानी हम लोग जो मार्केट में खरीद के जाते हैं, आप लोग देखना भी, जब मार्केट से कोई भी सेल खरीद के लाओगे ना तो उस सेल पे ना ईएमएफ लिखा हुआ होता है, ई स्मॉल ई का वैल्यू दिया हुआ था, या ऐसा भी ई आपको दिखाई दे सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, इस टाइप का, तो ये ईएमएफ दिखाई दे। अब हम आपको क्लियर हो गया होगा, ईएमएफ जो होता है वो सिर्फ सेल का होता है। ठीक है, जब वही सेल सर्किट में कंबाइंड हो जाता है या अटैच्ड होता है तो वो ईएमएफ एक्सटर्नल सर्किट में क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कराता है या पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कराता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होने का क्या पता है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप होने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, यानी केमिकल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के प्रोडक्शन के लिए बैटरी में। ठीक है, तो बैटरी में जो भी केमिकल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे केमिकल प्रोड्यूस करा देते हैं करंट को, उस केमिकल के कारण ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी बैटरी के अंदर प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो बैटरी का काम क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जैसे कि हमने यहाँ ऑलरेडी दिखा रखा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल करंट भी प्रोड्यूस होगा, तो इधर जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो अपने आयंस में टूटते हैं और आयंस का मूवमेंट होता है, तो ये इधर उधर जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हर एक और इसी केमिकल के कारण कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस बैटरी के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये मेरा रियल सिचुएशन है जहाँ पे मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है। करेंगे बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, तो सीरीज में हम लोग रखते हैं। अब ये सीरीज और क्या होता है हम लोग अभी हम समय के साथ देखेंगे। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ हमने एक कंडीशन एक स्केच करा है, तो यहाँ पे एक रियल बैटरी या रियल सेल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, तो एक टर्मिनल बना दिया है ए और बी, और यहाँ पे एक बैटरी रख दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रखा है। ठीक है, तो ये कैसा सिचुएशन हो गया था मेरा, तो रियल सिचुएशन हो गया। ठीक है, अब सपोज मान लो कि अगर इसी बैटरी को अगर सर्किट में जोड़ेंगे और सर्किट को क्लोज कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसका अब हम लोग केस देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, अगर सर्किट में जोड़ते हैं या सर्किट में करंट ड्रॉ होगा तो क्या क्या सिचुएशन होगा आउटर सर्किट में या पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टू टर्मिनल के अराउंड। ठीक है, तो कंडीशन एक में लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखते हैं बैटरी सर्किट में किसी भी टर्मिनल के अबाउट।
ठीक है। तो केस 1 में लिखते हैं कि ये तो लिया, लेकिन हमने क्या किया कि सर्किट में जोड़ दिया, लेकिन सर्किट को ओपन कर दिया। तो जब सर्किट को ओपन करेंगे तो कोई भी बैटरी से करंट जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वहीं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1 में कि व्हेन करंट नो करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। ये कब कौन सा सिचुएशन होगा कि सपोज मान लो कि बैटरी को या तो बाहर रखा है या बैटरी जोड़ दिया है, लेकिन सर्किट को हमने क्लोज नहीं रखा है, उसका स्विच अभी भी ओपन है। तो उस कंडीशन में क्योंकि कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा बैटरी से, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं लेगा या कंज्यूम नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी इसमें कंज्यूम नहीं करेगा। तो उस केस में अगर पोटेंशियल, अगर यहाँ पे ये ए और बी के बीच का अगर पोटेंशियल देख लेंगे तो VA माइनस VB जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि कोई भी करंट नहीं है तो इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यानी पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब ये होता है कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा इस इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो पोटेंशियल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्ट इसके EMF के बराबर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में कि VA माइनस VB जो होता है वो डायरेक्ट EMF के बराबर हो जाता है। कब? जब नो पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रेजेंट बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, बिकॉज सर्किट इज ओपन सर्किट। ओके, अब हम लोग देखते हैं व्हेन करंट इज सप्लाई बाय द बैटरी। अगर सपोज मान लो कि बैटरी को हम लोग क्या कर दिए, सप्लाई सर्किट में जोड़ दिया, सर्किट को क्लोज कर दिए, तब क्या होगा, सर्किट में करंट दौड़ेगा। ठीक है। अब देखिए जब भी सर्किट में करंट दौड़ेगा ना तो हमको करना क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है कि कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं करंट का, ये आपके ऊपर है। ठीक है। जनरली हम लोग जो कन्वेंशनली लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। तो आप भी क्या करिए, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट ले लीजिए। तो मान लीजिए ये जो मेरा सर्किट है ना वो क्या है, सर्किट पूरा क्लोज है। तो मान लो कि इधर एक कोई रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R। ठीक है। अब हमको लिखना है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ठीक है। A एक टर्मिनल है, B एक टर्मिनल है। हमने क्या कर लिया, करंट का डायरेक्शन कोई भी चूज कर लिया। तो मान लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लिया। ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज चूज कर लिया। ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको लिखना पड़ेगा कि कौन कितना पोटेंशियल एनर्जी ले रहा है या कौन कितना पोटेंशियल ले रहा है। ठीक है। तो अब देखिए कि करंट के डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है और पॉजिटिव चार्ज का मोशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं करंट का जो भी डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस में आपको करना होगा तो करंट के हिसाब से ही रेजिस्टेंस का भी मार्किंग कर देना। तो रेजिस्टेंस का हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा है कि अगर करंट इधर I इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का A पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा और रेजिस्टेंस का ये पॉइंट जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब हमको एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना दिमाग में रखना है इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है। तो आप कोई भी डिवाइस के आगे, मैंने कोई भी डिवाइस के आगे पीछे आप एक इमेजिनरी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट इस पॉइंट पर ले लिया है। ठीक है। एक इमेजिनरी पॉइंट आप इस पॉइंट पर भी ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे आप एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2-3 इमेजिनरी पॉइंट ले लिया। ये ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इमेजिनरी पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो देखेंगे मेरा पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव के टर्म में काम करेंगे, अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव के टर्म में काम करेंगे। ये मतलब सिंप्लिसिटी करने के लिए होता है। ठीक है। अब चलिए अब B से स्टार्ट करते हैं। तो B से स्टार्ट करेंगे तो B का कोई पोटेंशियल होगा, तो हमने लिख दिया VB। ठीक है। अब करंट के डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, तो जब करंट के डायरेक्शन हम भी चलेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है। अब जैसे ही रजिस्टर को पार करेगा करंट, तो रजिस्टर में करंट फंसेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब ये ड्रॉप कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव साइन ये हमको दे रखा, और ये नेगेटिव साइन हमने किसके लिया है, तो करंट के डायरेक्शन के लिए लिया है। क्योंकि करंट अगर रजिस्टर में जाएगा तो प्लस से माइनस हमेशा करंट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यानी इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप के मतलब नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हमने माइनस ऑफ IR लिया। अब जैसे ही यहाँ से हम लोग इधर गए, तो यहाँ से इधर गए तो ये क्या है, ये हाई पोटेंशियल एंड पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हुआ, गेन हो गया। तो जब भी पोटेंशियल गेन होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन हो गया। तो आपको दिमाग में रखना होगा, जब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और जब भी पोटेंशियल गेन होगा वहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है। और ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वहीं इमेजिनरी पॉइंट लेके और करंट के डायरेक्शन को
देखते हुए हम लोग निकालेंगे। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वी बी माइनस आई आर प्लस ई, अब कहाँ पहुँच गए, तो ए पे पहुँच गए। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो भी एनर्जी, ये सारा जो काम करता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, यानी जितना बैटरी एनर्जी देगा उतना ही तो डिवाइसेस एनर्जी लेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा एनर्जी ले नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए एक क्लोज लूप में अगर टोटल एनर्जी देखें तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसी के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वी बी माइनस आई आर प्लस ई, और कहाँ पे पहुँच गए, ए पे पहुँच गए, तो ए हमने लिख दिया। या फिर ए को हमने अगर इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में लिखता है तो इक्वल टू जीरो लिखते थे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। इस कंडीशन में अगर हम लोग लिखें तो वी ए माइनस वी बी को कितना होगा, ई माइनस आई आर। अब देखो ये एक रियल सिचुएशन है। जनरली हम लोग कोई भी अगर बैटरी लाते हैं, अगर लगाते हैं तो बैटरी से करंट फ्लो करता है। बैटरी क्या करता है, करंट चार्ज को एनर्जी सप्लाई ही करता है। तो जब एनर्जी सप्लाई करता है तो धीरे धीरे समय के साथ बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज करेगा और धीरे धीरे बैटरी डेड हो जाता है। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो ए और बी का जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ए के पोटेंशियल को हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, बी को भी पोटेंशियल को टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ई माइनस आई आर होगा। इससे हम लोग ऑलरेडी अभी हमने किया है। अब देखो ई माइनस आई आर यानी ई जो है वो ई एम एफ ऑफ द बैटरी है और इसमें से आई आर घट रहा है, यानी आई आर ड्रॉप कर रहा है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, तो बैटरी के ईएमएफ से छोटा होता है। तो वहीं हमने लिखा हुआ है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन बैटरी सप्लाई ए करंट ऑलवेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। और ये कौन सा कंडीशन होता है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन होता है। ठीक है, यानी बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम लोग जाएंगे तब क्या होता है, हम लोग देखे हुए पहले भी कि पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन मानते हैं मूवमेंट का। तो करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए करंट के डायरेक्शन में जब भी जाएंगे ना पोटेंशियल हम मेरा क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा ले लेते हैं कि सपोज मान लो कि अब बैटरी में ही अगर करंट इंट्रोड्यूस कर देंगे तब क्या होगा, व्हेन करंट इज सप्लाई इनटू द बैटरी। मतलब ये वाला कंडीशन, मान ली कि ए और बी लिया, कोई इधर कोई बाहर बहुत बड़ा सोर्स है जो क्या कर रहा है, बड़ा सोर्स क्या करेगा, छोटे सोर्स की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अभी ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। अब देखते हैं कि कैसे गेन करेगा। ठीक है, तो मानिए कि ए और बी वैसे ही एक सर्किट जोड़ दिया, ये एक क्लोज सर्किट ही है। तो ए से बी अब करंट जा रहा है, यानी करंट अब जब पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा तो क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा जो इसका बड़ा वाला डंडा होगा वहीं होगा, लेकिन करंट के डायरेक्शन के अनुसार ही हम लोग रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को लिखेंगे। ठीक हो, अब देखिए, अब अगर इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस अगर लिखेंगे, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पे कैसा चार्ज लिखेंगे, कैसा पॉइंट लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस के लिए ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो अब अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्वेशन लिखेंगे पोटेंशियल का तो क्या होगा, तो वी ए उसके बाद जा रहे हैं। अब ये इनकाउंटर करके हमको यहाँ पे लिखना है, इमेजिनरी पॉइंट जो डालना है ना उस डिवाइस के बाद का डालना होता है। ठीक है, उसके बाद ही हमको देखना होता है कि वहाँ पे एनर्जी ले रहा है कि एनर्जी दे रहा है। तो वी ए के बाद हम लोग चलेंगे तो ये बैटरी को पार करके चलेंगे, तो ये कौन सा टर्मिनल है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है, तो इसीलिए हमने माइनस के साथ दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद ये बैटरी का ये इसका रेजिस्टेंस का ये पॉजिटिव हो गया और ये रेजिस्टेंस का नेगेटिव हो गया, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग इसको साइन देते हैं। तो अब इस रेजिस्टेंस में भी क्या हो रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। तो अब यहाँ पे आएंगे, जैसे ही इस इमेजिनरी पॉइंट पे आएंगे तो फिर से नेगेटिव मिल गया, तो फिर से नेगेटिव मिल गया, और ये पहुँच कहाँ पे गए, तो बी पॉइंट पहुँच गए, तो ये हमने लिख दिया। तो अब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, तो ये वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना होगा, ई प्लस आई आर होगा। अब देखिए वी ए और वी बी जो है वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ में आई आर जोड़ने के कारण आ रहा है, यानी ये ईएमएफ से अब ज़्यादा होगा, यानी बैटरी से अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा वैल्यू ले रहा है। समझ में आ रही बात, तो ज़्यादा वैल्यू लेगा तभी तो बैटरी को एनर्जी देगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि और ये जो केस है ये क्या है, इसको बोलते हैं चार्जिंग का केस। ठीक है, यानी अब बैटरी चार्ज हो रहा है, तो जब कभी भी अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर ईएमएफ से ज़्यादा होगा तो वो केस क्या होगा, चार्जिंग का हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर केस चार्जिंग का है, यानी अगर कोई बैटरी में करंट इनपुट कर रहा है तो उसके अराउंड जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे जैसे कि हमने एक कंप्लीट सर्किट करके ही बता दिया है। जैसे मान लो कि एक सर्किट है, ईएमएफ यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोज सर्किट कर दिया, तो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बाहर वाला सर्किट भी है, बाहर वाला रेजिस्टेंस भी है, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा आर, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो यहाँ से जो करंट निकला है, तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया ए और बी, ठीक है। अब देखिए कि ये जो ईएमएफ जो है वो क्या इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो बैटरी के केमिकल कंपोनेंट से बनता है, तो इसी के लिए ईएमएफ जो होगा वो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट पे ही डिपेंड करेगा, कोई बाहर में कितना रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं कराएगा। बाहर में रेजिस्टेंस है वो किस पे अफेक्ट करेगा? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी वी और वी पे कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इसमें क्या करेगा, पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ज़्यादा ज़्यादा वैसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी तो इसमें चेंज होगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो वही हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वी ए माइनस वी बी जो है वो कितना हो गया, तो आई आर हो गया। जाहिर सी बात है इसमें जो आई करंट जा रहा है तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वही टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन हमने जो बोल दिया है कि जो ईएमएफ होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड यूज्ड इन द बैटरी, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बताइए कि इसमें करंट प्रोड्यूस करने का कॉज कौन है, तो ईएमएफ, और कंज्यूम कौन कर रहा है, तो ये आर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल ये है, जहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप कराता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो हो रहा है वो कॉज है, और इफेक्ट जो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग आई को निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए आई इधर जा रहा है, तो अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ई चलते हैं, अब चलते चलेंगे, इसमें कितना ड्रॉप करेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस में कितना ड्रॉप करेगा, तो आई आर ड्रॉप करेगा, आई आर। फिर इधर चलते आएंगे, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये भी प्लस माइनस होगा, करंट के डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस का डायरेक्शन लेते हैं, तो रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा प्लस टू माइनस, तो यानी इसमें भी करंट क्या होगा, ड्रॉप करेगा। और क्योंकि पूरे सर्किट में घूम गए हैं तो टोटल एनर्जी कितना है, तो 0। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो आई कितना हो जाएगा, तो ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो अगर इस टाइप का आपका सर्किट दिया हुआ होगा और उसमें आपको बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, तो हम लोग आसानी से उस सर्किट में करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार है जिसके पास बैटरी, एक फ्रेश बैटरी लगाया जाता है, ठीक है, एक मिनट। चलिए एक कार है जो फ्रेश बैटरी लगाता है। फ्रेश बैटरी कितना है, तो बैटरी है ईएमएफ जो है वो 24 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर जो है वो कितना है 5 × 10⁻⁻2 ओम है। उसके बाद बोल रहा है स्टार्टर जो है यानी डिवाइस है, जाहिर से बताया कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, तो आई इक्वल्स टू 90 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो व्हाट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर, जब स्टार्टर ऑन हो जाता है तब क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल हमको निकालना है बैटरी का, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें ऑलरेडी हर एक चीज़ दिया हुआ है। अब मान लिया कि एक डिवाइस है जिसका अब एक डिवाइस है जो कि एक सर्किट में जुड़ा हुआ है, मान लो कि ऐसा ही कुछ सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक डिवाइस को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें करंट कितना जाएगा, तो करंट इसी टाइप से आएगा, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है इसमें, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक। इक्वेशन ही लिखते हैं। तो इक्वेशन जैसे कि अभी हमने देखा है कि बैटरी जब जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कौन सा कंडीशन है, डिस्चार्जिंग कंडीशन होगा। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन के केस में यही वाला सर्किट है जो कि अभी हमने बनाया था, चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन ये वाली है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा बी ए माइनस बी बी कितना है, ई माइनस आई आर आया है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो सपोज मान लो कि यहाँ पे हमने क्या लिया कि बैटरी ले लिया और यहाँ पे एक स्टार्टर लगा दिया और यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये इसका ईएमएफ है, इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा स्टार्टर है, तो स्टार्टर करंट कितना ले रहा है, तो 90। तो जाहिर सी बात है जब स्टार्टर करंट 90 ओम का 90 एम्पियर का ले रहा है तो टोटल सर्किट में ही 90 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बैटरी हमने यही दिखाया था, ये मेरा बैटरी हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये ऐसा हो गया। तो बैटरी का टर्मिनल यही हो गया ए और बी, ठीक है। सपोज ए और बी हो गया और यहाँ से करंट आई निकल रहा है। अब जाहिर सी बात है ये जो सर्किट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टर 90 ओम का 90 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, यानी इस सर्किट्स में 90 एम्पियर का करंट होगा। तो ये कौन सा है, डिस्चार्जिंग कंडीशन है ना, क्योंकि यही तो जो बैटरी नया फ्रेश बैटरी लगा वही तो करंट देगा स्टार्टर को। तो जब करंट ये देगा तो इसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा, तो यही वाला लिखाएगा जैसे कि हमने लास्ट वाले केस में लिखा था। तो यहाँ पे अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें हम लिख के बता देते हैं, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन को हमने ये ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो वी बी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल्स टू वी ए। तो वी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो यही हमने लिखा है। तो यही वी ए माइनस बी बी जो है ना वो टर्मिनल पोटेंशियल है और इसको भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ नहीं तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा। चलिए, तो आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा हो गया ई माइनस आई आर। तो ई कितना है, तो 24 वोल्ट दे रखा है, माइनस 90 एक कम इसका करंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना दे रखा है। तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो मेरा इतना वैल्यू आएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि इसी बैटरी को हम अगर बहुत दिन तक यूज कर लेते हैं तो क्वेश्चन में बोला है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर गिवन है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन तो ये मेरा जो सर्किट है इसी सर्किट टाइप का हो गया, ठीक है। तो जब ये मेरा एक क्लोज सर्किट है तो इस क्लोज सर्किट के केस में जो रेजिस्टेंस लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, तो आई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस लिखते हैं, आई इक्वल्स टू वो होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर। तो अब ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब स्टार्टर के पास मिनिमम ये हो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। डिवाइस ही है ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। तो मिनिमम रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि इसके पास ये आर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब आर जीरो हो जाएगा तो ई बाई आर ही होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि करंट जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा वो ई बाई आर ही ड्रॉ करेगा। और ई ऑलरेडी दे रखा है, क्यों, क्योंकि ई को बोला है चेंज करने के लिए नहीं। तो 24/500 हो गया, यानी अब जो करंट ड्रॉ होगा उस सर्किट में वो 4.8 इंटू 10⁻। अब ये करंट कैपेबल नहीं है स्टार्टर को क्या करने के लिए, चलाने के लिए। तो आई होप आप समझ सकते हो कि स्टार्टर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसी को देख लेते हैं, इफ़ डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज्ड। मान लें कि अब तो बैटरी क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं, अब यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं। मान लीजिए कि कोई डिस्चार्ज बैटरी है, ठीक है, उसको चार्ज किया जाता है एक्सटर्नल ईएमएफ के सोर्स से। तो बताइए कि अब टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितना है, ठीक है, ड्यूरिंग द चार्जिंग, वो ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा है जब भी हम लोग चार्जिंग का केस देखते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होगा तभी तो ये बैटरी को चार्ज करेगा, नहीं तो चार्ज नहीं करेगा। वैसे भी अभी हमने क्या किया है, ये वाला रिलेशन हमने देखा है, बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। चार्जिंग का केस का है ये वाला, देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक बार और लगा देता हूँ। तो ये मेरा क्या है, चार्जिंग का केस है। तो चार्जिंग के केस में हम लोग क्या देखें, तो ये वाला इक्वेशन देखें और इस इक्वेशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई प्लस आई आर है, यानी ग्रेटर देन ई है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा टोटली हो गया कि कैसे सर्किट में करंट जाता है और करंट के हिसाब से हम लोग कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं या पोटेंशियल ड्रॉप को लिखते हैं या फिर पोटेंशियल गेन को लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, ओके। अब हम चलते हैं कम्बिनेशन ऑफ सर्किट पे या कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, दो टाइप से कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे, सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ देंगे, माने जब हम एक अरेंजमेंट रेजिस्टेंस कर लेंगे और उस रेजिस्टेंस में हर एक रेजिस्टेंस में अगर करंट का ड्रॉ होगा, अगर करंट फ्लो करेगा वो सेम ही फ्लो करेगा, तो हम उस कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन बनाते हैं।
ठीक है। तो जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है कि रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड सच दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेज इज सेम सेट टू बी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग को देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक रेजिस्टेंसेस के लिए सेम होता है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम अरेंजमेंट उस समय करेंगे जब हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा तो हम लोग समझ लेंगे कि वो सारा रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलली कंबाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि दोनों का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, जो करंट यहाँ पे जा रहा है वही करंट यहाँ पे जा रहा है, वही करंट यहाँ पे जा रहा है, वही करंट हो रहा है यहाँ पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है? वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वी ए माइनस वी बी है, वो भी R1 में भी वी ए माइनस वी बी होगा। देखिए ऊपर वाला सर्किट में R2 में भी वी ए माइनस वी बी होगा और R3 में भी वी ए माइनस वी बी ही होगा, क्योंकि ये और ये जो है वो क्या है? तीनों रेजिस्टेंस के लिए कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यानी कॉमन टर्मिनल है। तो जब कॉमन टर्मिनल होगा तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा तीनों के लिए। ठीक है, तो आई होप ये दोनों में समझ में आ गया होगा सीरीज कब कहेंगे, पैरेलल कब करेगा। अब जाहिर सी बात है जब करंट इधर से आया होगा आई, तो यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो लेकिन रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना, तो इस तीनों में करंट का जो वैल्यू है वो अलग लग जाएगा। तो मान लो कि इसमें I1 जाए, इसमें I2 जाए और इसमें I3 जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और रेजिस्टेंस अलग है, तो जाहिर सी बात है करंट चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो करंट आता है ना वो इस पॉइंट पे जहाँ पे सर्किट पैरेलल होना फॉर्म करते हैं वहाँ पे करंट का क्या होता है? डिवीजन होता है। तो इसी के लिए हम लोग पैरेलल कंडीशन में देखते हैं डिवीजन, यानी करंट डिवाइडर रूल देखेंगे या करंट कैसे स्प्लिट करता है वो देखेंगे। ठीक है, और पैरेलल एक का कंडीशन ये भी हो सकता है जब सेम करंट जो स्प्लिट कर रहा है वो एक दूसरे एंड पे जाके अगर मिलते हैं ना तो वो सेक्शन के भीतर जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहते हैं। तो वो समय के साथ हम लोग देखेंगे कि इसका और क्या डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखें तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि करंट हर एक में सेम होगा। तो करंट हर एक में सेम होगा तो रेजिस्टेंस तो इनकाउंटर कर रहा है ना, तो जैसे ही आई करंट इसमें इनकाउंटर करेगा तो ये क्या करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। ये रेजिस्टेंस जो होगा वो वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो भी ये भी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ये भी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि पोटेंशियल चेंज करेगा, यानी इधर पोटेंशियल कुछ और होगा ड्रॉप, इधर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा, इधर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा। और इस सारे पोटेंशियल ड्रॉप को अगर मिलाएंगे तो वो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? तो जो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ में आया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ का केस कैसे लेते हैं? तो मान लीजिए सीरीज है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन हमने ले लिया और यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल बैटरी लगा दिया। तो बैटरी जैसे ही लगाया तो क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, R1 में भी वही करंट जाएगा, R2 में भी वही करंट जाएगा, R3 में भी वही करंट जाएगा। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो कि ये जो भी एनर्जी ये बैटरी दे रहा है ना, तो कुछ एनर्जी ये ले रहा है, कुछ एनर्जी ये ले रहा है, कुछ एनर्जी ये ले रहा है। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी अगर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये सारे एनर्जी को कौन बांट ले रहा है? तो ये तीनों अपने में बांट दे रहा है। तो जाहिर सी बात है एनर्जी कंजर्वेशन तो हो ही ना, जितना दिया उतना ही लिया, इससे ज़्यादा ना लेगा ना कम लेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो होगा इसमें क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। अगर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो ही होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब सपोज मान लो कि ये जो ले रहा है R1, R2, R3 जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अगर इसी के हिसाब से एक इक्विवेलेंट सर्किट बना ले और देख लिए कि ऐसा रेजिस्टेंस लगा दे जो कि जितना ये तीनों मिल के एनर्जी ले रहा है वो सारा एनर्जी ये ले ले, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट वैसा रेजिस्टेंस है जो जितना एनर्जी ये देगा ना बैटरी, उतना एनर्जी ये अपने आप सूंघ लेगा, यानी अपने आप खा जाएगा। और जब ये टोटल एनर्जी ये खाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो इसके टोटल के सम के बराबर हो जाएगा। तो इस अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में देखें तो इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन से अगर लिखेंगे तो V = I R इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया। अब अगर इस सर्किट में पहले वाला सर्किट में देखें तो एनर्जी जो ये देगा वो एनर्जी ये लेगा, तो वही हमने ऑलरेडी लिख रखा है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो अब ये एनर्जी कैसे ले रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में ले रहा है। तो ये जो एनर्जी भी दिया वो इसमें कितना गिरा? तो V1 गिरा होगा, इसमें V2 गिरा होगा, इसमें V3 गिरा होगा, यानी इसमें ड्रॉप किया V1, इसमें ड्रॉप किया V2 और इसमें ड्रॉप किया V3। तो सबका समेशन टोटल V होगा। तो V = V1 + V2 + V3 लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि V1 कितना है तो I गया है इसमें R1, तो ट्रैप किया IR1, V2 में IR2 ट्रैप हुआ, V3 में IR3 ट्रैप हुआ। तो जो हमने यहाँ पे ट्रैप करके लिखा हो ना वहाँ पे हमने
क्या करना है, हमको लिख देना है। तो V1 की जगह पे IR1 हो गया, V2 की जगह पे IR2 हो गया और V3 की जगह पे IR3 हो गया। अब यहाँ पे I क्योंकि करंट कॉमन है तो करंट कॉमन लेके और इसका रेजिस्टेंस लिख देंगे, और ये वाला जो इक्वेशन लेंगे वो जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था इक्विवेलेंट सर्किट का, वहाँ से ले लेंगे। अब इसको जो फाइंड करेंगे तो ये मेरा आएगा R1 + R2 + R3 अप टू Rn। यानी अगर सर्किट में अगर n रजिस्टर है तो, और वो सारा रजिस्टर अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो सबका सम हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। अब इसमें एक आध केस भी बना सकते हैं कि R1 R2 R3 अप टू Rn रजिस्टर्ड ले लेते हैं और सबको सीरीज में डाल देते हैं, लेकिन सबका जो वैल्यू है ना सेम कर देते हैं, यानी R1 = R2 = R3 अप टू Rn कर देते हैं, सबको सेम कर देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जैसे ये वाला लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा आफ्टर या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा R रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे सिंपली अलजेब्रिकली डायरेक्ट क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जुड़ता जा रहा है। तो क्या बोल सकते हो कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि R जो इक्विवेलेंट होगा वो जितना भी इसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा ना वो उससे भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़ा होता है इंडिविजुअली, ठीक है। वो कोई भी कितना भी बड़ा इंडिविजुअल होगा उससे भी बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि सिंपली समेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए करंट तो सेम था लेकिन वोल्टेज हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा था, हर एक रेजिस्टेंस में ड्रॉप कर रहा था, यानी इसमें हम लोग देखेंगे वोल्टेज डिवाइडेड रूल, ठीक है। तो अब देखिए कि वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस R है, तो उसमें टोटल कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो जैसे कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट से लिखा था I = कितना होगा, तो V/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना था, समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सीरीज। तो इसको I को हमने क्या लिखा है, V/R1 + R2 + R3, ठीक है। अब अगर देखेंगे कि R1 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप किया तो इसमें V1 वोल्टेज ड्रॉप किया होगा I × R1। तो या तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि करंट ऑलरेडी हमको पता है और रेजिस्टेंस पता होगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो जब I को लिखोगे तो V/R इक्विवेलेंट लिखोगे और V/R इक्विवेलेंट यही है, तो क्या करोगे, R1 + R2 + R3 × V। वैसे ही अगर सेकेंड वाले में लिखोगे तो मतलब जिसमें भी लिखोगे ना, जिसमें भी करंट अगर निकालना होगा तो उसका रेजिस्टेंस लिखो डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। R3 जैसे V3 निकालना है तो देखो कि V3 कहाँ पे है, तो R3 में है, तो R3 को हम लोग क्या ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज डिवाइडर कैसे चल रहा है। हम तो कहेंगे सबसे ईजी होगा आप इंडिविजुअली निकालिए, जैसे कि V1 = IR1 वैसे करके, वो ज़्यादा ही आसान होगा, ओके। चलिए, तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी हम लोग ने क्या देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस रजिस्टर जो भी रजिस्टर कॉम्बिनेशन में होंगे उस सारे कॉम्बिनेशन में सेम होगा। तो जैसे कि R1 R2 R3 यहाँ पे दे रखा है, R1 है, R2 है, R3 है, ये तीनों रेजिस्टेंस A और B के भीतर ही हैं, यानी ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ए और बी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के लिए भी वही है, R2 के लिए भी वही है, R3 के लिए भी वही है। लेकिन क्योंकि करंट तो इधर से आ रहा है, पोटेंशियल सेम है, तो इसमें भी पोटेंशियल भी है, इसमें भी पोटेंशियल भी है, इसमें भी पोटेंशियल भी है, और R1 R2 R3 अलग है, तो करेस्पॉन्डिंग इसमें करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर I करंट इधर से आ रहा होगा तो इधर I1 करंट जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर I3 जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका, तो ये तो मेरे करंट डिवीजन इसमें होगा, इसीलिए हमने बता दिया। अब मान लिया कि जो भी ये एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी पे ही ये तीनों ले रहा है। अब ये एनर्जी पे ही ये तीनों रजिस्टर है, तो समझ में आने बात है, ये तीनों अप्लायंस जो है वो सेम एनर्जी पे है। तो सेम एनर्जी पे है तो तीनों में जो जाएगा तो इनपुट जाएगा, इनपुट करंट वो क्या हो जाएगा, तो वो इसकी रजिस्टेंस के अनुसार जाएगा कि कौन रजिस्टर में या कौन डिवाइस में कितना करंट जाना है, वो रजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि उसमें कितना इंटरनल मतलब कितना रजिस्टर ऑलरेडी लेके बैठा है, रेजिस्टेंसेस लेके बैठा है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि हम ये जो है ना इसका एक इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट होगा तो मान लिया कि ये जितना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी उतना कंज्यूम करने वाला एक ही रेजिस्टेंस बना दें, और यानी जो भी ये एनर्जी देगा बैटरी वो सारा कंज्यूम करेगा ये, और जब ये कंज्यूम करेगा तो ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए इस केस में हमने क्या किया, तो V = IR लिख दिया, IR इक्विवेलेंट, तो I = V/R इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो करंट इधर जाना है वहीं तो स्प्लिट होगा ना I1 I2 I3 में। तो चलिए, तो इस केस में हम लोग लिख देते हैं। तो अब देखिए,
अब यहाँ पे तीनों में के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि V इक्वल्स टू जो होगा I1R1 होगा, B इक्वल्स टू I2R2 होगा और B इक्वल्स टू I3R3 होगा, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सेमी पोटेंशियल पे है। तो इसमें अगर देखेंगे तो I1 इक्वल्स टू V/R1 हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू V/R2 हो जाएगा और I3 इक्वल्स टू V/R3 होगा। तो वहीं हमने लिखा है क्योंकि जो करंट बैटरी से निकलेगा वहीं स्प्लिट करेगा, तीनों सेक्शन में जाएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 को क्या लिखा है, तो I1 को यहाँ से लिखा है कि V/R1, तो V/R1, V/R2 तो V/R2 और यहाँ से V/R3 तो V/R3। अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पोटेंशियल सेम है तो इसको कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये जो I है वो इक्विवेलेंट सर्किट से देखो, तो इक्विवेलेंट सर्किट से क्या लिखोगे, तो V/R इक्विवेलेंट, तो इसके जगह पे हम V/R इक्विवेलेंट लिख दिया और ये V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख दिया। अब देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में हमको क्या आया कि 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो। इसका कहने का मतलब ये है सिंपली कि अगर जब भी आपको कम्बिनेशन का पैरेलल दिखेगा तो उसका जो इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जितना भी रेजिस्टेंसेस होगा वो आप कर सकते हो। तो अब सपोज मान लो कि अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 1/R1 प्लस 1/R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसीलिए हम इसको अभी करा देते हैं, बाद में भी हम ऑलरेडी इसको कराएंगे। तो ये देखो R1 R2 हो गया, तो ये R2 प्लस R1 हो गया। तो अगर इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो जनरली ये स्टूडेंट याद करके रखते हैं, तो ये क्योंकि दो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, अगर दो से ज़्यादा होगा तो आप लोग ऐसे बनाओगे। अब चलिए इसी का सब केस लेते हैं या केस लेते हैं कि मान लीजिएगा अगर इसी में अगर n रजिस्टर होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। अब उसके और सेकंड केस में लेकर सारे रजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 1/Rn तक, क्या मान लो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn को R ले लेते हैं, तब क्या होगा 1/R इक्वल 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू 1/R। ये कितना टर्म्स हो गया, n, तो सबको जोड़ेंगे तो n/R होगा, तो उल्टेंगे तो R इक्विवेलेंट जब होगा उस केस में क्या होगा, तो R डिवाइडेड बाई n होगा, यानी 1/n टाइम्स होगा, ठीक है उस रजिस्टर का। अब इस सारे कॉम्बिनेशन में एक चीज़ आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अगर सपोज हम सबको इक्वल कर दिए तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आया ना तो वो तो और छोटा हो गया, समझ में आ रही बात। तो यही सोचने वाली बात है, यानी जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाता है। यानी इसमें करंट क्या होगा, करंट ज़्यादा, इसमें करंट जो होगा वो हर एक सेक्शन में उसके हिसाब से ही जाएगा, समझ में आ रही बात। ओके तो यही हमने लिखा है कि इन दिस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम देन इंडिविजुअली लिस्टेड रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। ओके थैंक यू।